अध्याय 61। जुड़वा यिन यांग मछलियों को खा रहे हैं। भीड़ में अफरा तफरी मची हुई थी, हर कोई उत्सुकता से देख रहा था। मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले को किस प्रकार की जन्मजात आत्मा प्राप्त होगी? किसी ने कहा, यह एक असामान्य घटना होनी चाहिए, क्योंकि सक्रिय होने पर इसने शोर किया था। किसी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कि सार्थक में किस तरह की अनोखी मछलियां दिखाई देंगी? कुछ लोगों ने अनुमान लगाया, मुझे नहीं लगता कि यह तनवीर से बेहतर होगा। कुछ लोगों ने असहमति जताते हुए कहा, यह जरूरी नहीं कि सच हो, वह तनवीर से भी ज्यादा समय तक रुका था। ... इस क्षण सार्थक बहुत उत्साहित था। उसे लगा जैसे उसकी आंतरिक आत्मा का सार इस छोटी मछली में समाहित हो गया हो। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी जन्मजात आत्मा का सार यही छोटी मछली है? सिसल। अचानक झिल्ली टूट गई और उसे अपने माथे पर प्रकाश की एक तेज किरण महसूस हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि वहां एक से अधिक प्रकाश थे, मानो एक और प्रकाश भी था। बाहरी दुनिया। अचानक सार्थक के बगल में एक छोटी सी सफेद मछली प्रकट हुई और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। आत्मा को भक्षण करने वाली मछलियां। क्या बस एक आत्मा भक्षण करने वाली मछली? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे लगा कि यह कोई अनोखी मछली है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने शोर शराबे के बाद बस एक आत्मा भक्षण करने वाली मछली ही निकली। एक पल के लिए स्टैंड में बैठे सभी लोग एक साथ बोलने लगे और वे सभी बहुत भ्रमित लग रहे थे। अचानक किसी ने कहा, एक मिनट रुको। इस आत्मा भक्षक मछली के अगले हिस्से पर, पूंछ पर और पंखों पर भी लंबी मूंछें हैं। ये साधारण आत्मा भक्षक मछली से कहीं अधिक सुंदर प्रतीत होती है। तेज नजरों वाले किसी व्यक्ति ने छोटी सफेद मछली के सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, इस आत्मा को भस्म करने वाली मछली के सिर पर एक काला धब्बा है। सभी ने तुरंत उधर देखा और वाकई मछली के सिर पर एक गोल काला बिंदु पाया। लेकिन इसका क्या मतलब था? यह तो अभी भी आत्माओं को खाने वाली मछली थी। किसी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बिल्कुल सामान्य है। एक बार मैंने 2 लाल पंखों वाली एक आत्मा निगलने वाली मछली पकड़ी थी, लेकिन वह फिर भी एक आत्मा निगलने वाली मछली ही थी, है ना? किसी ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, मैंने भी एक लंबी काली पूंछ वाली आत्मा भक्षक मछली पकड़ी है। ये बस एक मामूली उत्परिवर्तन है, लेकिन मूल रूप से यह अभी भी एक आत्मा भक्षक मछली ही है। गांव के मुखिया ने उस पर एक नजर डाली, कुछ हद तक निराश होकर, लेकिन फिर भी उसने फोंगजे की ओर देखा, इस उम्मीद में कि फोंगजे कोई जवाब दे पाएगा। सार्थक और अमृता ने भी आशा भरी निगाहों से फोंगजे की ओर देखा। फेंगजे ने सिर हिलाते हुए कहा, इस आत्मा भक्षक मछली में शायद थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ हो, लेकिन ये कोई असाधारण परिवर्तन नहीं है। आम लोग शायद न समझें, लेकिन सबसे विकृत मछली भी इन साधारण आत्मा जीवों से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। ये बात उसे धीरे धीरे खुद ही समझनी होगी। तनवीर बुरा नहीं है। फोंगजे, यह अच्छा नहीं है, लेकिन जितना बुरा दिख रहा है उतना बुरा भी नहीं है। फोंगजे की बातें सुनकर कुछ लोग निराश हुए, कुछ की आंखें चमक उठी, कुछ ने तिरस्कार दिखाया और निश्चित रूप से कई लोग ईर्ष्या करने लगे, जैसे कि वे छात्र जो शीर्ष 1000 में जगह नहीं बना पाए। कुछ लोगों ने उपहास उड़ाते हुए कहा, आत्मा निगलने वाली मछली का क्या उपयोग है? यह तो हरी कवचधारी मछली जितनी व्यवहारिक भी नहीं है। कम से कम हरी कवचधारी मछली तो मजबूत है। इस आत्मा निगलने वाली मछली का उपयोग केवल सूप बनाने के लिए किया जा सकता है। किसी ने जबरदस्ती स्पष्टीकरण दिया, दरअसल ये बुरा नहीं है। आखिरकार यह एक असामान्य मछली है। कम से कम इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अन्य मछलियों से अधिक तो है ना? किसी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, अरे, थोड़ी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होने के अलावा ये केवल सूप बनाने के काम आती है। आत्मा निगलने वाली मछलियों को पकड़ने के लिए सबसे अच्छी जगह लेवल 1 मछली पकड़ने का क्षेत्र है, अन्यथा हमारे 4 प्रमुख स्कूलों को इतनी सारी आत्मा निगलने वाली मछलियों का सूप कहां से मिलेगा? ... सार्थक ने अपनी आंखें खोली, पानी से बाहर आया और तुरंत ही उसे लंबी मूंछों और लंबी पूंछ वाली एक सुंदर सफेद मछली दिखाई दी, जिसके माथे पर एक काला बिंदु था। इस सफेद मछली के बगल में ही लंबी मूंछों और लंबी पूंछ वाली एक और काली मछली थी, जिसके माथे पर एक सफेद बिंदु था। मेरे सामने डेटा की एक श्रृंखला दिखाई दी। जन्मजात आत्मा का जानवर। नाम जुड़वा यिन यांग आत्मा भक्षण करने वाली मछली। परिचय, ये प्राचीन और रहस्यमय यिन यांग भक्षक मछली की वंशज है। काली और सफेद मछलियां सहजीवन में एक साथ रहती हैं। सफेद मछली शांत स्वभाव की होती है, जबकि काली मछली उग्र होती है।
उनकी आत्माएं सहअस्तित्व में रहती हैं और जब तक उनमें से एक जीवित रहती है दूसरी नहीं मरती। स्तर 0 गुणवत्ता रहस्यमय संग्रहित आध्यात्मिक ऊर्जा 100 अंक। भोजन सर्वाहारी सब कुछ खा सकता है। नोट काली मछली अदृश्य है। इसके स्वामी के अलावा केवल स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न यिन और यांग की दिव्य दृष्टि वाले ही इसे देख सकते हैं। सार्थक खाली निगाहों से देखता रहा, सोचता रहा कि उसने अभी अभी किस तरह की मछली को आजाद कर दिया है। जुड़वा यिन यांग भक्षक मछली नाम तो काफी शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन रहस्यमय किस श्रेणी में आता है? बाहर आओ, देखना बंद करो, ये तो बस आत्माओं को खाने वाली मछली है। तुम क्या देख रहे हो? अगर तुम्हें कुछ अद्भुत भी दिखाई दे तो वह तो बस आत्मा को खाने वाली मछली है। हम बेवजह ही इतना उत्साहित हो गए, ये तो बस एक साधारण आत्मा भक्षण करने वाली मछली है, समय की कितनी बर्बादी है। दर्शक दीर्घा से जोरदार हूटिंग की आवाजें गूंज उठी, लेकिन सार्थक बस मुस्कुराया। ये सब बेवकूफ हैं, उसने मन ही मन सोचा, शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने कितनी शानदार मछली पकड़ी है। खैर, बेहतर यही है कि ज्यादा हंगामा न किया जाए और ज्यादा मुसीबत मोल न ली जाए। सार्थक ने छोटी सफेद मछली के चारों ओर चक्कर लगा रही काली मछली पर एक नजर डाली और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वाकई तुम्हें कोई नहीं देख सकता था। सार्थक के एक विचार के साथ ही प्रकाश की 2 किरणें उसकी भौहों में प्रवेश कर गईं। सार्थक के किनारे आने के बाद तनवीर ने गंभीर भाव से सार्थक के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, कम से कम यह एक अलग तरह की आत्मा भक्षण करने वाली मछली है। और कहते हैं कि हर साधक कई तरह की मछलियों के साथ अनुबंध कर सकता है, जैसे टाइगर हेड गैंग की टाइगर फिश। चलो भविष्य में किसी शक्तिशाली राक्षसी मछली के साथ अनुबंध करते हैं। अमृता, सार्थक, उन लोगों पर ध्यान मत दो, वे बेवजह हंगामा कर रहे हैं। शायद तुम्हारी आत्मा भक्षक मछली के कुछ ऐसे प्रभाव हो जिनके बारे में उन्हें पता न हो। प्रताप फिर सार्थक के पक्ष में आया और बोला, बुरा नहीं। वास्तव में तुम एक अनोखी मछली हो। हालांकि हम अक्सर आत्मा भक्षक मछली का सूप पीते हैं, लेकिन देखो, बहुत कम लोग आत्मा भक्षक मछली के आत्मा राक्षस को जागृत कर सकते हैं। अभी ग्राम प्रधान चिल्लाया, वो ले, आत्मा भक्षक मछली को जगाओ। प्रताप, ओह, सार्थक का चेहरा काला पड़ गया है। क्या तुम्हारे चेहरे पर दर्द हो रहा है? फोंगजे भी कुछ हद तक निराश था। उसने सोचा था कि एक पूजनीय स्तर के विशेषज्ञ द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाले इस व्यक्ति को एक शक्तिशाली अलौकिक आत्मा वाले जानवर को जन्म देना चाहिए था, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं था, जो वास्तव में अफसोसजनक था। सभी का मनोबल गिरा हुआ था, लेकिन सार्थक हंसते हुए बोला, अगर यह आत्मा भक्षक मछली है तो क्या हुआ? भले ही यह आत्मा भक्षक मछली ही क्यों न हो, इस अनंत सागर में मेरी मछली सबसे शक्तिशाली आत्मा भक्षक मछली है। सब लोग, पास ही में कुछ किशोर जो अभी तक पूल में नहीं उतरे थे, उन्होंने आंखें घुमाई। ये सब बकवास है। अनंत सागर की सबसे ताकतवर आत्मा भक्षण करने वाली मछली, तुम सीधे स्वर्ग क्यों नहीं उड़ जाती? सार्थक ने तनवीर की ओर देखा और पूछा, तुम्हें क्या मिला? तनवीर हिचकिचाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि बोले या नहीं। वह सार्थक की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन अमृता, जो भोली और मासूम लड़की है, ने झट से कह दिया, एक पराई मछली, पौराणिक सफेद ड्रैगन पंख वाला झींगा जिसे स्वर्गदूतों ने भी कभी नहीं देखा है। सार्थक की पलकें फड़क उठी। पौराणिक? तनवीर, स्वयं मजबूत होना आवश्यक है, साधना केवल आत्मिक प्राणियों पर निर्भर नहीं रह सकती। सार्थक जानता था कि तनवीर उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहता, इसलिए उसने अमृता की ओर देखा और पूछा, और तुम, क्या तुम्हें वह विशाल केकड़ा मिल गया? अमृता ने तुरंत मुंह फुलाकर गुस्से से कहा, कौन सा बड़ा केकड़ा? लोग आमतौर पर बड़े केकड़ों को नहीं खोलते। देखो, मेरा छोटा लाल वाला कितना सुंदर है। जब अमृता बोल रही थी, तभी एक क्लाउनफिश हवा में प्रकट हुई और एक बार उसके चारों ओर तैरने लगी। लेकिन सार्थक ने अचानक कहा, क्लाउनफिश। स्मैक। अमृता ने तुरंत उसे थप्पड़ मारा और बोली, पाह पाह पाह। ये क्लाउनफिश नहीं है, इसे लिटिल ब्यूटी फिश कहना चाहिए। सार्थक। उन्होंने कहा कि यह एक क्लाउनफिश थी, लेकिन सार्थक ने जो देखा वह क्लाउनफिश नहीं थी, बल्कि डेटा की एक श्रृंखला दिखाई दी। जन्मजात आत्मा का जानवर, नाम लाल भैंस। परिचय, यह एक दुर्लभ मछली प्रजाति है जिसमें क्षेत्र की प्रबल भावना और लड़ने की क्षमता होती है। यह विभिन्न प्रकार के समुद्री एनीमोन खाती है और विभिन्न विषयों को पचा सकती है। स्तर 0 गुणवत्ता दुर्लभ संग्रहित आध्यात्मिक ऊर्जा 100 अंक। भोजन समुद्री एनीमोन।
नोट: यदि यह विकसित होकर काली मटर मछली बन जाती है तो यह मछली की एक दुर्लभ प्रजाति बन जाएगी। सार्थक ने समुद्र तल पर देखी गई नरभक्षी एनीमोन मछली के बारे में सोचा और काफी आश्चर्यचकित हुआ। यह मछली सचमुच एनीमोन मछलियों को खाती है। ये तो वाकई कमाल की बात है। अमृता ने गुनगुनाते हुए कहा, हाँ, उसका नाम भी अच्छा है, रेड स्पैरो। सार्थक: आप सभी को एबरेंट फिश मिली। कितने लोगों को एबरेंट फिश मिली? अमृता: बस मैं और तनवीर। ओह, वांग बयू को एक विशाल कछुआ मिला है। तुम्हारी भक्षक आत्मा मछली उसके विशाल कछुए के बराबर ही होनी चाहिए। सार्थक जानता था कि अमृता उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। भला आत्मा भक्षक मछली एक विशाल कछुए के बराबर कैसे हो सकती है? यहाँ तक कि एक विशालकाय मांसाहारी कछुआ भी आत्मा भक्षक मछली से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। जो लोग बाद में तालाब में उतरे, उन्होंने दूसरों की तुलना में अपनी जन्मजात आत्मा को बहुत तेजी से सक्रिय कर लिया। उनमें से लगभग कोई भी अगरबत्ती की लौ से ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सका। उनमें से एक भी परग्रही मछली नहीं थी, और सबसे अच्छे ने तो एक सांप की कमरबंद को सक्रिय कर लिया। फिर शेष 900 लोग कुंड में प्रवेश कर गए और कुंड का पानी तेजी से पतला होने लगा। इन लोगों ने अपने आध्यात्मिक प्राणियों को और भी तेजी से सक्रिय कर लिया, और लगभग आधी अगरबत्ती के समय में ही उन सभी ने अपने आध्यात्मिक प्राणियों को सक्रिय कर लिया। सबसे शक्तिशाली प्राणी ने एक विकृत तंतुमय झींगा को सक्रिय किया। जब पूल में केवल कुछ दर्जन लोग ही बचे थे, तब तक हरा स्पिरिट अवेकनिंग लिक्विड पूरी तरह से सोख लिया गया था। इनमें से कुछ लोग चिल्लाए, मैंने शीर्ष 1000 में शामिल होने के लिए इतनी मेहनत की और अपनी जान जोखिम में डाली, और अब सब कुछ बर्बाद हो गया। बेशक सार्थक और अन्य लोग इस दृश्य को नहीं देख सके, क्योंकि वे पहले ही निकल चुके थे और 108 बॉडी टेम्परिंग फ्रैगमेंट्स की साधना करने के लिए घर चले गए थे। अध्याय 62। मेरा लक्ष्य अनंत सागर है। सार्थक की झोपड़ी पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र बन गई है, यहाँ तक कि गांव का मुखिया भी इसके 1 किलोमीटर के दायरे में कदम नहीं रख सकता। 7 दिन बाद सूर्य आधा डूब रहा है। सार्थक के आंगन में तनवीर हौंफ रहा था। पसीने से तरबतर होने के कारण उसने अपने घुटनों को हाथों से सहारा दिया हुआ था। तनवीर को खूब पसीना आ रहा था, लेकिन वह जोर से हंसा। मैंने आखिरकार एक ही बार में सभी 108 आसन पूरे कर लिए। अमृता अभी भी अपने 96वें आसन पर काम कर रही थी। उसके बाल पसीने से तर हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसने लगातार पूछा, तनवीर, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा कितनी बढ़ गई है? तनवीर ने स्थिति का आकलन करते हुए कहा, मुझे ठीक से नहीं पता कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह अब 299 अंकों पर अटक गया है और इसमें और वृद्धि नहीं हो सकती है। अमृता ने हैरानी से कहा, वाह, 299 अंक! क्या 9वें स्तर के मछुआरे में इतनी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा सहन करने की क्षमता होती है? मुझे लगता है मेरे पास तो केवल 199 ही है, लेकिन मुझे लगता है मैं इसे बढ़ा सकती हूँ। मुझे बस एक ही बार में सभी 108 आसन पूरे करने हैं। सार्थक, तुम्हारे कितने हैं? सार्थक ने अपने डेटा को देखा। स्वामी सार्थक, स्तर 7, उत्कृष्ट मछुआरा श्रेणी, आध्यात्मिक ऊर्जा 42,892, 299। आध्यात्मिक नस स्तर 2, निम्न श्रेणी, अपग्रेड करने योग्य। जन्मजात आत्मा का राक्षस, जुड़वा येन यांग भक्षण करने वाली मछलियां। हथियार, बैंगनी बांस की छड़ी। मुख्य साधना तकनीक, शून्य मछली पकड़ने की तकनीक का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है हुकिंग तकनीक, नश्वर स्तरीय दिव्य रैंक। सार्थक असमंजस में था। ये 299 अंक एक सीमा प्रतीत हो रहे थे, लेकिन तनवीर तो पहले से ही 9वें स्तर का मछुआरा था। क्या उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा केवल 299 अंक ही थी? सार्थक मुस्कुराया और बोला, क्या संयोग है, मेरे भी 199 अंक हैं। अमृता की आंखें चमक उठी, मैं तुम्हें पीछे छोड़ने ही वाली हूं। पिछले कुछ दिनों से सार्थक अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने या उन्नत करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह तनवीर और अन्य लोगों के साथ केवल 108 शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले अंशों का अभ्यास कर रहा था। वास्तव में वह पहले ही 299 अंकों की सीमा तक पहुंच चुका था और जानता था कि बिना सफलता प्राप्त किए वह इसे और आगे नहीं बढ़ा पाएगा। हालांकि उसकी सफलता का शोर काफी बड़ा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से फोन्जे, जो एक बाहरी व्यक्ति था, को इसे देखने नहीं देना चाहता था। इसलिए वह बस बार बार 108 आसनों का अभ्यास करता रहा। इसके अलावा वह बागान और बारबेक्यू स्टॉल पर भी जाता था। हालांकि वह जो भी बारबेक्यू लाता था, उसका अधिकांश हिस्सा फोन्जे के मुंह में ही जाता था।
यह आदमी खुद बारबेक्यू स्टॉल से खाना खरीदने की जहमत नहीं उठाता था, इसलिए वह हमेशा सार्थक को घूरता रहता था और सार्थक उसका नौकर बन गया था। पिछले कुछ दिनों में अगर कोई एक व्यक्ति सार्थक की कुटिया तक पहुंचने में कामयाब रहा है तो वह ली गैंग है। हर बार जब ली गैंग आता है तो वह डर से कांपता रहता है। इस छोटे मोटे गुंडे ने तो देवदूत जैसे इतने ऊंचे और शक्तिशाली व्यक्ति को देखकर लगभग अपनी पैंट गीली कर ली थी। सौभाग्य से फोंगजे को पता था कि यह आदमी शराब बनाने की सामग्री देने आया है, वरना वह उसे बहुत पहले ही जमीन पर पटक देता। अब फोंगजे ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाए। 9वें स्तर का मछुआरा जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सीमा 299 अंक है, शहर में कितने लोग इसे हासिल कर सकते हैं? और यह शिखर पर पहुंचने से पहले की बात है। अगर वह शिखर पर पहुंच जाता तो क्या वह सीधे 300 से अधिक नहीं हो जाता? ऐसा लगता है कि केवल मत्स्य पालन में महारत हासिल करने वाले ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। जब वह 9वें स्तर का मछुआरा था तब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सीमा क्या थी? क्या ये 239 थी या 249? लेकिन अब केवल एक उच्च स्तरीय युद्ध तकनीक के एक अंश का अभ्यास करके अमृता और सार्थक जैसे मामूली लोग भी 199 अंक तक पहुंच गए। ये सचमुच आश्चर्यजनक था। अगर फोंगजे को पता होता कि सार्थक की वर्तमान आध्यात्मिक ऊर्जा सीमा 299 अंक है तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाता। सार्थक की आध्यात्मिक शक्ति चाहे कितनी भी कम क्यों न हो, वह उसे शहर वापस ले आता। फोंगजे छत से नीचे उतरा, तनवीर की ओर देखा और बोला, आखिरकार समय आ ही गया। आज रात तुम जो चाहो कर सकती हो। जब फोंगजे ने ये कहा तो तनवीर चुप हो गई। क्या समय लगभग हो गया था? क्या वह जा रहा था? ये सुनकर अमृता की आंखें लाल हो गईं। क्या सच में यही अंत था? उसे लगा जैसे उसने अभी अभी एक और अच्छी दोस्त बनाई थी और अब वह जा रही थी। सार्थक ने तनवीर के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, आज रात मैं ली गैंग से दुनिया के सबसे अच्छे बारबेक्यू स्टॉल को बंद करवाऊंगा और उससे सिर्फ हमारे लिए बारबेक्यू बनवाऊंगा। तनवीर और शराब। सार्थक, बहुत हो गया। दोनों मुस्कुरा उठे। आखिर वे अच्छे भाई थे, उन्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, सब समझ जाते थे। रात। ली गैंग झट से करवट बदलकर सार्थक के पास पहुंचा और उसने नजरें नहीं हटाईं, बल्कि बहुत सावधानी से चलने लगा। हालांकि उसकी पत्नी शाओहोंग लगातार इधर उधर देखती रही, मानो उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता थी कि युवा स्वामी सार्थक ऐसी जगह पर क्यों रहते हैं। ली गैंग, होंग, मत देखो मत देखो। तुम्हें इधर उधर नहीं देखना चाहिए, तुम देवदूत को नाराज करने की हिम्मत नहीं करोगे। शाओहोंग, ओह। इस पर सार्थक हंसते हुए बोला, गंजी, चिंता मत करो। देवदूत यहाँ नहीं है, इसलिए आज रात की बारबेक्यू पार्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खूब सारा खाना बनाना। ये सुनकर कि फोंगजे वहां नहीं है, ली गैंग ने तुरंत राहत की सांस ली और खुशी से झूम उठा। ठीक है, युवा स्वामी। शराब पीना, सीपिया खाना और मछली के बारे में बातें करना। तनवीर ने कहा, दरअसल मैंने सीनियर ब्रदर फोंगजे से पूछा था और उन्होंने कहा कि भले ही मैं ऊपर रहूं, फिर भी नीचे आ सकता हूं। एक बार जब मैं और मजबूत हो जाऊंगा तो मैं नीचे आ सकूंगा। सार्थक ने कहा, कोई बात नहीं। अगर आप नीचे नहीं आ सकते तो मैं बाद में आपके पास ड्रिंक्स और बारबेक्यू के लिए आ सकता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता। तनवीर हंसते हुए बोला, मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। बाकी सब सोचते हैं कि तुम्हें ये मेरी वजह से मिला, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। तुमने सिर्फ 1 महीने में मछुआरे के 7वें स्तर को पार कर लिया। तुम्हारी प्रतिभा वाकई असाधारण है। अमृता ने सार्थक की ओर एक नजर डाली, जिससे ये संकेत मिला कि उसे उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था, और चुपचाप अपने कबाब खाने लगी। सार्थक ने अचानक पूछा, क्या शहर में रहने वाले लोग समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाते? अगर वे मछली पकड़ने नहीं जाते तो वे मजबूत कैसे होते हैं? तनवीर, हाँ, यह जरूरी है, लेकिन आपको हर दिन शहर तक आना जाना करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कोई टेलीपोर्टेशन सिस्टम है जो आपको सीधे समुद्र में प्रकट होने की अनुमति देता है। और यह भी कहा जाता है कि न्यूनतम आवश्यकता सीधे दूसरे स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्र में प्रकट होना है। सार्थक, ये तो आसान है। ये दूसरे स्तर का मछली पकड़ने का क्षेत्र है। शायद मैं जल्द ही वहां जा सकूंगा। तनवीर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने सुना है कि शहर में मछली पकड़ने के कई छोटे मोटे ठिकाने हैं। सार्थक ने सिर हिलाया। ये सच है। एक शहर में अनगिनत गांव और कस्बे समाहित होते हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि इसमें कई द्वितीयक मछली पकड़ने के क्षेत्र हों।
तो दोनों भाई पूरी रात शराब पीते और कबाब खाते रहे, यहाँ तक कि उन्हें उल्टी आने लगी। सार्थक का चेहरा लाल हो गया था और वह पूरी तरह नशे में था, लेकिन फिर भी उसने घमंड से कहा, तुम पहले जाओ। मेरे जाने में बस कुछ ही समय बाकी है। मेरा लक्ष्य यह अथाह सागर है। एक हिचकी। सोने की खोज करने वाले के रूप में इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जाने की हिम्मत मैं न करूं। अमृता, वह नशे में है। तनवीर, ये शराब बहुत तेज है। ये कहकर तनवीर खड़ा हो गया और अमृता को प्रणाम करते हुए बोला, अमृता, सार्थक का कोई दोस्त नहीं है। तुम ही उसकी इकलौती दोस्त हो सकती हो। कृपया मेरी तरफ से उसका अच्छे से ख्याल रखना। अमृता, वह मुझे तंग करेगा। तनवीर मुस्कुराया और बोला, वह ऐसा नहीं करेगा। अमृता, ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूंगी क्योंकि उसने ही मुझे शरीर को मजबूत करने वाले 108 अंश सिखाए हैं। तनवीर, तो मैं जा रहा हूं। अमृता, आप जा रहे हो? तनवीर, हम तनवीर बिल्कुल अकेला चला गया, अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। हर अच्छी चीज का अंत होता है, लेकिन उसे विश्वास था कि वे फिर मिलेंगे। सार्थक जमीन पर लेटा हुआ बुदबुदा रहा था, मेरा लक्ष्य अनंत सागर है और अनंत खजाने। टाइगर हेड गैंग। हाल ही में ली जू का चेहरा बेहद उदास था और वह बेहद भयभीत भी था। ली हू सार्थक के हमले में बुरी तरह घायल हो गया और टाइगर फिश को भी गंभीर चोटें आईं। सौभाग्य से अनुबंधित स्पिरिट फिश में असाधारण शक्ति थी, लेकिन वह भी लगभग मर ही गई थी। वह क्रोधित था और सार्थक को मारना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। तनवीर और फोंगजे के रहते हुए उसने जरा सा भी सुराग देने से इनकार कर दिया। ली जू, बाहर आओ। ली जू का दिल बुरी तरह कांप उठा। क्या वो दिन आ ही गया था? फिर उसने एक कड़वी मुस्कान दी। आखिरकार वो दिन आ ही गया था। उसे पता था कि जब ली हू ने सार्थक को लूटा था, तब ये दिन जरूर आएगा। ली जू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, फोंगजे की नजरों में वो एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। एक चींटी को तो एक उंगली से कुचला जा सकता था। टाइगर हेड गैंग के प्रवेश द्वार पर ली जुए, यह विनम्र सेवक युवा स्वामी तनवीर को प्रणाम करता है। तनवीर ने अपनी आंखों में छिपी जानलेवा मंशा को छुपाया नहीं, दिखावे की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि तुम किस तरह के इंसान हो। तुम गुस्से में हो और मेरे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। ली जुए, मैं हिम्मत नहीं करूंगी। तनवीर हंसते हुए बोला, मेरा इरादा तो तुम्हें सीधे मार डालने का था, लेकिन आज सार्थक को देखने के बाद मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ली जू, तुम्हारी क्षमताओं को देखते हुए तुम मेरे भाई के लिए सिर्फ एक सीढ़ी बनने के लायक हो। ली जू चुप रहा, लेकिन जमीन पर उसकी पकड़ से सफेद पड़ चुकी उंगलियां उसके भीतर के गुस्से को जाहिर कर रही थीं। तनवीर ने ताना मारते हुए कहा, तुम चाहे जितने भी गुस्से में हो, तुम्हारे लिए परिवार ने बार बार मेरे भाई पर हमला किया है। तुम मौत से तो बच जाओगे, लेकिन सजा से नहीं बचोगे। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, खुद को पहुंचाई गई ऐसी चोट जिससे उबरने में 6 महीने लगेंगे। ली जू की आंखें ठंडी पड़ गईं। क्या तनवीर सचमुच उसे सार्थक के लिए एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करने वाला था? लेकिन क्या सार्थक इसके लायक था? ली जू ने अपने होंठ तब तक काटे जब तक कि उनसे खून नहीं निकलने लगा, और लगभग बिना किसी झिझक के कहा, मेरी जान बख्शने के लिए धन्यवाद, युवा मास्टर तनवीर। बैंग बैंग बैंग। ली जू के शरीर और अंगों में दर्जनों जगह से विस्फोट हो गया, खून बेतहाशा बहने लगा और उसने मुंह भर भरकर खून थूका। उसी क्षण फोंगजे चुपचाप तनवीर के बगल में प्रकट हुआ और उदासीनता से सब कुछ देखने लगा। तनवीर ने फोंगजे की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर संकेत दिया कि ली जू सफल हो गया है। बाहर निकलते समय फोंगजे ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि सार्थक सचमुच उस पत्थर को पार कर सकता है? तनवीर, बिल्कुल, वो पहले वाले सार्थक नहीं रहे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। पुराने सार्थक ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे, लेकिन मौजूदा सार्थक जरूर कर सकते हैं। अध्याय 63 स्पिरिट वेन अपग्रेड। जब मैं अगले दिन उठा तो तनवीर जा चुका था। अमृता अभी अपना बारबेक्यू खा ही रही थी कि उसने सार्थक को जागते हुए देखा और पुकार कर कहा, जाग गए, नाश्ते का समय हो गया। सार्थक, अमृता, क्या तुमने रात भर कुछ खाया? अमृता, नहीं, मैंने अभी खाना शुरू किया है। सार्थक ने उसके सामने रखे हस्ताक्षरों के ढेर पर एक नजर डाली और हंसते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें एक भी हस्ताक्षर नहीं देने वाला? जल्दी करो और घर जाओ, गांगजी को अभी अपना स्टॉल लगाना है। अमृता ने मुंह बनाते हुए कहा, तनवीर ने मुझे कहा है कि अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, ताकि तुम्हें पीट पीट कर मार न डाला जाए। सार्थक को थोड़ा संदेह था, आप मेरा ख्याल रखेंगे?
अगर मैं किसी को नहीं हरा सकता तो आप उसे कैसे हरा सकते हैं? अमृता, मैंने कार्डिनल को मुझे मारने दिया। देवदूत ने कहा था कि कार्डिनल बहुत शक्तिशाली है। सार्थक, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका लेवल अभी भी 0 है। बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और अपने पिताजी से कहो कि वो तुम्हारे रेड स्पैरो का लेवल बढ़ा दें, वरना क्या पता किसी और की बड़ी पीली मछली उसे काटकर मार डाले। अमृता, बिल्कुल नहीं, साधारण दानव मछलियों के हाथों आत्मा जंतुओं की मृत्यु नहीं हो सकती। आत्मा जंतुओं को मारने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है, और यदि वे मर भी जाते हैं तो संभव है कि उन्हें आत्माओं के सागर से वापस बुलाया जा सके। आत्मा सागर? अमृता, अरे बाप रे, ये तो एक अदृश्य हेला है। कहते हैं कि सभी आत्मा राक्षस हेला में रहते हैं। सार्थक ने मन ही मन सोचा कि इसमें वाकई बहुत सारी चालें शामिल हैं, लेकिन उसने तुरंत लोगों से घर जाने का आग्रह करना शुरू कर दिया और कहा, जल्दी घर जाओ, जल्दी घर जाओ, नहीं तो तुम्हारे पिता सोचेंगे कि मैंने तुम्हारा अपहरण कर लिया है, और अगर वह तुम्हें वापस मांगने मेरे पास आ गए तो क्या होगा? अमृता, हाँ ठीक है, मैं जाऊंगी। मैं अपने पिताजी से कहूंगी कि वे मुझे रेड स्पैरो को अपग्रेड करने के लिए ले जाएं। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अचानक पास ही से हे मिंगटांग की आवाज सुनाई दी। हे मिंगटांग ने अपनी बेटी को देखा और पाया कि वह बहुत बदल गई थी, उसका चेहरा दमक रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, छोटी मछली, मेरे साथ घर चलो। तुम्हारी प्रतिभा आत्मा दानव अभी शुरू ही हुई है। तुम अभी भी एक अनोखी मछली हो, इसलिए हमें इसका बहुत ध्यान रखना होगा। अमृता, पिताजी, क्या हमें सार्थक को अपने साथ वापस आने देना चाहिए? मैं नहीं चाहता। हे मिंगतांग और सार्थक ने एक सुर में कहा। खांसी। हे मिंगतांग, चिंता मत करो, टाइगर हेड गैंग ने कल रात ली जू की मदद की थी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। चोट इतनी गंभीर है कि वह कम से कम 6 महीने तक किसी भी तरह की लड़ाई में हिस्सा नहीं ले पाएगा। पूर्वी बाजार में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम शुरू हो चुका है और टाइगर हेड गैंग की गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। मुझे लगता है कि ली जू को ठीक होने में कम से कम कई महीने लगेंगे। सार्थक, ली जू गंभीर रूप से घायल है। हे मिंगटांग ने सार्थक को गौर से देखा। ली जू को इतनी गंभीर चोट लगने का और क्या कारण हो सकता था? बात बस इतनी सी थी कि तनवीर ने जाने से पहले उस पर हमला किया था, क्योंकि उसे डर था कि ली जू सार्थक को निशाना बनाएगा। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि तनवीर ने ली जू को मारा क्यों नहीं। तर्क के हिसाब से अगर तनवीर ने तियानशुई गांव के पूरे टाइगर हेड गैंग का सफाया भी कर दिया होता तो भी किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए था। सार्थक हंसते हुए बोला, ये तो और भी अच्छा होगा अमृता। अब तुम्हें घर जाना चाहिए। आजकल टाइगर हेड गैंग से डरने की कोई बात नहीं है और मुझे बागान में प्रशिक्षु बनने जाना है। तुम मेरे पीछे पीछे नहीं घूम सकती। अमृता, हम तो मैं जा रही हूँ। अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे तब तक मेरा कार्डिनल निश्चित रूप से बहुत मजबूत हो चुका होगा। ... अमृता चली गई और सार्थक ने राहत की सांस ली। आखिरकार वे सब चले गए। अपने दरवाजे पर सार्थक ने जुड़वा यिन यांग आत्मा भक्षक मछलियों को बुलाया। दोनों छोटी मछलियां छटपटाने लगीं। सफेद मछली स्थिर खड़ी सार्थक को घूर रही थी, जबकि काली मछली सीधे टैंक के तल में चली गई। दरार। सार्थक के आश्चर्य के लिए टैंक के तल पर मौजूद एक बड़े क्लैम का खोल कटा हुआ था और काला क्लैम उसके अंदर घुस गया था। कुछ ही मिनटों में एक खाली क्लैम का खोल दिखाई दिया। निश्चित रूप से ये छोटा सा जीव अभी तक भरा नहीं था और उसने एक और बड़े क्लैम को काट लिया। हे भगवान, काला वाला तो बहुत ही भयानक लग रहा है। सार्थक, लिटिल व्हाइट, अब से मैं तुम्हें लिटिल व्हाइट ही बुलाऊंगा। लिटिल ब्लैक बहुत गुस्सैल है, हम उसके साथ नहीं खेलेंगे। सार्थक के बोलते ही एक काली आत्मा भक्षण करने वाली मछली पानी से बाहर निकली और उस पर थूक दी। सार्थक दंग रह गया। हे भगवान, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? सार्थक, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, ठीक है। तुम इतने बड़े तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारा मिजाज काफी तेज है। सार्थक ने सोचा कि समुद्री क्लैम बहुत पौष्टिक नहीं होते, तो क्या उसे समुद्र में जाकर उन दोनों छोटे बच्चों के खाने के लिए कुछ बेहतर क्लैम पकड़ने चाहिए। छोड़ो इससे, पिछले कुछ दिनों से इस सफलता को दबाना थोड़ा दर्दनाक रहा है। चलो पहले सफलता हासिल कर लेते हैं। ... सार्थक गुफा में दाखिल हुआ और तुरंत पालथी मारकर बैठ गया। हालांकि सबसे पहले उन्होंने जो किया वह किसी बाधा को तोड़ने का नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को उन्नत करने का था।
इसमें पूरा आधा महीना लग गया। अब जब उनकी आध्यात्मिक शक्तियों में समस्या का पता लगाने वाले लोग गायब हो चुके हैं, तो वे आखिरकार शांति से अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को उन्नत कर सकते हैं। उन्नत करना। एक ही विचार से सार्थक का शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। उसे तुरंत अपनी हड्डियों में झुनझुनी महसूस हुई, कभी कभी चुभन भी होती थी। उसी समय उसकी त्वचा से अशुद्धियां धीरे धीरे निकलने लगीं। कुछ क्षण बाद उसने महसूस किया कि उसकी हड्डियां कुछ हद तक सख्त हो गई हैं, लेकिन मजबूत भी हो गई हैं। इस क्षण सार्थक को मन ही मन ठंडक का एहसास हुआ। सौभाग्यवश उसने फोन जे के सामने अपग्रेड करने का विकल्प नहीं चुना था, अन्यथा इस तरह की स्पष्ट प्रक्रिया का पता चल जाता और वह इसे बिल्कुल भी समझा नहीं पाता। लगभग आधे घंटे बाद उसके शरीर की सतह पर व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा शांत हो गई और उसके शरीर में अब कोई अशुद्धि नहीं समाई। इस समय सार्थक ने अपने डेटा को दोबारा देखा। स्वामी सार्थक, स्तर 7 उत्कृष्ट मछुआरा श्रेणी, आध्यात्मिक ऊर्जा 32,892 309, आध्यात्मिक नस स्तर 2 मध्यम श्रेणी अपग्रेड करने योग्य, जन्मजात आत्मा का राक्षस, जुड़वा येन यांग भक्षण करने वाली मछलियां, हथियार बैंगनी बांस की छड़ी, मुख्य साधना तकनीक शून्य मछली पकड़ने की तकनीक का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है हुकिंग तकनीक, नश्वर स्तरीय दिव्य रैंक। ... सार्थक के होंठ अपने आप ही फड़कने लगे। तो पूरे 10,000 आध्यात्मिक ऊर्जा अंक ग्रहण करने के बाद भी आध्यात्मिक शिरा केवल निम्न स्तरीय स्तर 2 से मध्य स्तरीय स्तर 2 तक ही उन्नत हुई। हालांकि उसे थोड़ा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसके शरीर की सहन करने योग्य आध्यात्मिक ऊर्जा की ऊपरी सीमा 10 अंक बढ़ गई। ये केवल आध्यात्मिक शिरा के उन्नयन का परिणाम था और इसे 108 शरीर प्रवर्धन खंड तकनीक का उपयोग करके भी मजबूत नहीं किया गया था। क्या इसे अपग्रेड किया जा सकता है? सार्थक ने स्पिरिट वेन अपग्रेड को दोबारा खोला और पाया कि यह अभी भी 10,000 स्पिरिट एनर्जी पॉइंट्स ही थे। वह तुरंत समझ गया कि यह तथाकथित अपग्रेड किसी प्रमुख क्षेत्र का अपग्रेड नहीं, बल्कि एक लघु क्षेत्र का अपग्रेड था। लेकिन इस बारे में सोचने पर यह बात समझ में आती है। अगर 10,000 आध्यात्मिक ऊर्जा अंक तीसरे स्तर की आध्यात्मिक शिरा को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त हैं, तो 7वें स्तर की आध्यात्मिक शिरा को अपग्रेड करने में शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ सीमाएं तो जरूर हैं, वरना ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। उन्नत करना। सार्थक ने दोबारा अपग्रेड करने में जरा भी संकोच नहीं किया और उसे वही अनुभूति, वही मेहनत और वही रोमांचकारी एहसास हुआ। आधे घंटे बाद स्वामी सार्थक, स्तर 7 उत्कृष्ट मछुआरा श्रेणी, आध्यात्मिक ऊर्जा 22,892 319, आध्यात्मिक नस स्तर 2 उच्च श्रेणी अपग्रेड करने योग्य, जन्मजात आत्मा का राक्षस, जुड़वा येन यांग भक्षण करने वाली मछलियां, हथियार बैंगनी बांस की छड़ी, मुख्य साधना तकनीक शून्य मछली पकड़ने की तकनीक का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है हुकिंग तकनीक, नश्वर स्तरीय दिव्य रैंक। ... क्या इसे अपग्रेड किया जा सकता है? सार्थक क्लिक करता रहा, लेकिन उसका चेहरा उदास हो गया। इस बार 20,000 आध्यात्मिक ऊर्जा अंक चाहिए थे। अगर वह लेवल अप करता तो क्या उसके सारे आध्यात्मिक ऊर्जा अंक खत्म नहीं हो जाते? काफी सोच विचार करने के बाद सार्थक ने तुरंत अपग्रेड न करने का फैसला किया, क्योंकि उसे अभी अगले स्तर तक पहुंचना था। अगर वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपग्रेड करता तो उसके पास अगले स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होती। हालांकि उन्होंने तुरंत ही उस सीमा को तोड़ने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को दूसरे स्तर की श्रेष्ठ श्रेणी में अपग्रेड करने का मतलब था कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा भी बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने 108 बॉडी टेम्परिंग फ्रैगमेंट्स की साधना शुरू की। 3 घंटे बाद सार्थक पसीने से तरबतर हो गया था। उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर 326 अंक तक पहुंच गया था और इसे और भी बढ़ाया जा सकता था। सार्थक अत्यंत प्रसन्न हुआ। कहा जाता था कि केवल एक कुशल मछुआरा ही 300 अंक से अधिक की आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार रख सकता है। 2 दिन बाद सार्थक ने सीमा शुल्क की प्रक्रिया पूरी कर ली। अपनी बची हुई 8,200 आध्यात्मिक ऊर्जा को देखकर सार्थक को सिरदर्द होने लगा। इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग तो बहुत ज्यादा हो रहा था। मछुआरे के 8वें स्तर तक पहुंचने में ही 10,000 से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। 9वें स्तर का क्या? मछुआरे के स्तर तक पहुंचने का क्या? और फिर उसकी आध्यात्मिक नसों में सुधार की बात भी थी। सार्थक अचानक थका हुआ महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे फिर से बारबेक्यू स्टॉल पर काम करना पड़ेगा। सार्थक को ज्यादा निराशा नहीं हुई।
आखिरकार उसने एक ही रात में वो हासिल कर लिया था जिसे हासिल करने में दूसरों को महीनों या सालों लग जाते हैं, और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर बढ़कर 359 अंक हो चुका था। जहां दूसरों को शिखर पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे साधना करनी पड़ती थी और आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करके खुद को मजबूत करना पड़ता था, वहीं सार्थक सीधे 8वें स्तर पर पहुंच गया था। 10,000 से ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा का होना भले ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इससे उसकी नींव मजबूत हो गई थी। अब उसे बस आध्यात्मिक ऊर्जा जमा करनी थी, अपनी साधना को स्थिर करना था और शिखर पर पहुंचने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा का इंतजार करना था। सार्थक ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। उसने बूढ़े आदमी से मदद करने का वादा किया था, और अगर वह अब नहीं गया तो वह अपना वादा तोड़ रहा होगा, क्योंकि उसकी प्रतिभा जागृत हुए कई दिन बीत चुके थे। कुछ देर सोचने के बाद सार्थक ने शराब का एक घड़ा उठाया और बागान की ओर चल दिया। अध्याय 64 5 प्रमुख व्यवसाय। दादाजी, मैं आपके लिए थोड़ी शराब लाया हूं। तो क्या हुआ अगर तुम यहाँ हो? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या इस छोटे बच्चे को नहीं पता कि किसी बुजुर्ग को जगाना बहुत ही अनैतिक काम है? सार्थक ने मानो बूढ़े आदमी की बातें सुनी ही नहीं और यहाँ तक कि पलटकर कहा, अगर तुम सचमुच सो रहे होते तो मैं तुम्हें जगाता ही नहीं। इसीलिए तो अपनी प्रतिभा जागृत होने के बाद मैं तुम्हारे बगीचे में मदद करने के लिए दौड़ पड़ा था। बूढ़े आदमी ने लापरवाही से शराब का घड़ा उठाया, ढक्कन खोला, सूंघा, फिर अपनी दाढ़ी सहलाई, एक भुनी हुई मछली उठाए और खाना शुरू कर दिया। बूढ़ा आदमी, युवा खान, मैंने सुना है कि तुमने मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें भी किसी देवदूत से आत्माओं को आकर्षित करने की तकनीक मिली है। बस तुम्हारी आत्माओं को जगाने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं है। तुमने आत्माओं को खाने वाली मछली खोली, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ सूप बनाने के लिए किया जा सकता है। सार्थक, तुम दिन भर सोते रहते हो। तुम्हें किसने बताया? बूढ़ा आदमी, वो मोटा आदमी है। सार्थक तुरंत समझ गया कि वह ली गैंग की बात कर रहा है, वही आदमी जो हाल ही में उस बूढ़े आदमी के लिए शराब और बारबेक्यू लाया था। सार्थक ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अनंत सागर में आत्मा भक्षक मछली हूँ, एक ऐसी आत्मा भक्षक मछली जिसके आदर्श और लक्ष्य हैं। फुफकार। बूढ़ा आदमी लगभग दम घुटने लगा और गुस्से में हंसते हुए बोला, तो क्या हुआ अगर यह आत्मा भक्षण करने वाली मछली है? यह अनंत सागर की सबसे प्रसिद्ध आत्मा भक्षण करने वाली मछली है। क्या ये स्वर्ग तक उड़ सकती है? सार्थक ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं इस बारे में तुमसे बहस नहीं करने वाला। जब मैं आखिरकार चमक उठूंगा तो मैं निश्चित रूप से ट्विन यिन यांग डिवोरिंग फिश को न्यायोचित ठहराऊंगा। बूढ़े आदमी ने शराब के कुछ घूंट लिए, शराब का घड़ा नीचे रखा और बोला, तुमने पहले कहा था कि तुम आकर बाग बगीचे की देखभाल में मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम इसके लिए पूरी तरह योग्य नहीं थे। हालांकि अब जब तुमने आत्मा को इकट्ठा करने की तकनीक सीख ली है तो तुम लगभग योग्य हो ही गए हो। अब से यह 1000 एकड़ का बाग तुम्हारा होगा। खेतों की जुताई करना, खरपतवार निकालना, बीज बोना, सिंचाई करना, आत्मा को इकट्ठा करना, बस इतना ही। सार्थक पूरी तरह से अवाक रह गया, मानो अंतहीन से दिखने वाले बगीचे को घूर रहा हो। उसने पूछा, दादाजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए खेतों की जुताई, निराई, बीज बोना, पौधों को पानी देना और आध्यात्मिक ऊर्जा का संग्रहण किसने किया? और आध्यात्मिक ऊर्जा का संग्रहण वास्तव में क्या होता है? बूढ़े ने चिढ़कर कहा, मैं तो उन्हें अपनी मर्जी से बढ़ने देता था। जब मुझे प्यास लगती थी तो मैं कुछ लाल फल तोड़ लेता था। आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने की बात करें तो जमीन को हमेशा खाद की जरूरत होती है, और आध्यात्मिक ऊर्जा ही खाद है। अगर हम आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने की तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या हम बस इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि आध्यात्मिक ऊर्जा अपने आप जमीन में समा जाए? सार्थक नहीं, तो आपने इन्हें हमेशा ऐसे ही जंगली रूप से बढ़ने दिया। अब जब मैं आ गया हूं तो ये सब मेरे हैं। बूढ़े आदमी ने अपना सिर झुकाया, क्या तुम नहीं चाहते? सार्थक सचमुच एक टूना मछली ढूंढकर उस बूढ़े आदमी के सिर पर फोड़ना चाहता था। मैंने पहले कभी ऐसा कष्ट नहीं सहा, और अब तुम मुझसे ये करवा रहे हो। ठीक है, मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूंगा। लेकिन बूढ़े आदमी, मुझे अभी तक आत्मा को इकट्ठा करने की तकनीक नहीं आती। बूढ़ा आदमी, अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे करना है तो सीख लो, वरना स्वर्गदूतों द्वारा तुम्हें आत्मा एकत्र करने की तकनीक सिखाने का क्या मतलब है? सार्थक की पलकें फड़क उठीं। ये बूढ़ा व्यक्ति बड़े घमंड से बोलता था और स्वर्गदूतों के बारे में बात करते समय जरा भी सम्मान नहीं दिखाता था।
ऐसा लगता था कि उसका अनुमान सही था, ये बूढ़ा व्यक्ति वाकई बहुत महत्वपूर्ण था। सार्थक, बूढ़े आदमी, मैं आपको हर दिन बूढ़ा आदमी कहकर नहीं बुला सकता। आपका अंतिम नाम क्या है? इससे मुझे आपको संबोधित करना आसान हो जाएगा, है ना? बूढ़ा आदमी, दफा हो जाओ। तुम तो बस एक मामूली मिस्त्री हो, तुम्हें मालिक का नाम जानने की क्या जरूरत है? सार्थक, सार्थक, ठीक है, तो अब से मैं आपको दादाजी कहकर बुलाऊंगा। आप दादाजी हैं और आप ही सब कुछ संभालेंगे। पीछे मुड़कर देखते ही सार्थक ने हजारों एकड़ में फैले बागान को देखा और लगभग बेहोश हो गया। छोड़ो, इससे खेती करना बहुत झंझट का काम है। पहले मुझे आत्मा एकत्र करने की तकनीक सीखनी चाहिए। डॉट डॉट डॉट। बूढ़ा आदमी शराब पी रहा था और बारबेक्यू खा रहा था, बीच बीच में मूंगफली भी खा रहा था। वह खूब मजे कर रहा था। सार्थक को बैठने के लिए कोई जगह मिल गई और उसने फोनजे द्वारा छोड़ी गई आत्मा संचय तकनीक को सीखने की विधि का अध्ययन करना शुरू कर दिया। सार्थक तुरंत ही उस चीज की ओर आकर्षित हो गया जो उसने देखी, क्योंकि पहले जो कुछ बताया गया था वह आत्माओं को इकट्ठा करने का जादू बिल्कुल नहीं था, बल्कि तैरते हुए द्वीप पर मौजूद 5 प्रमुख व्यवसाय थे। 5 प्रमुख पेशे एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने का अनिवार्य मार्ग है। लगभग हर वह व्यक्ति जो एक कुशल मछुआरा बनना चाहता है, उसे इनमें से किसी एक को सीखना शुरू करना पड़ता है। शहर में मछुआरे स्तर के कई छात्रों ने पहले ही इन पेशों पर शोध करना शुरू कर दिया है। सर्वप्रथम 5 प्रमुख व्यवसाय इस प्रकार हैं। स्पिरिट गैदरर्स लगातार स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। युद्ध के मैदान में जिसके पास सबसे शक्तिशाली स्पिरिट गैदर होता है, वही विजयी होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित करने के अलावा स्पिरिट गैदरर्स सैन्य संरचनाएं भी बना सकते हैं, जिससे वे युद्ध के दौरान अपने साथियों को लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, और इस प्रकार वे युद्ध में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन जाते हैं। सोल मास्टर एक युद्ध प्रधान वर्ग है। अन्य 4 वर्गों की तुलना में उनके पास सबसे अधिक प्रत्यक्ष युद्ध शक्ति होती है। वे सबसे निर्दयी होते हैं और उनका प्रदर्शन सबसे शक्तिशाली होता है। आमतौर पर उनके पास सर्वश्रेष्ठ हथियार और सबसे अधिक क्षमताएं भी होती हैं, जिससे वे अत्यधिक मांग वाला वर्ग बन जाते हैं। मैनिपुलेटर बनना एक कठिन पेशा है। इन व्यक्तियों के पास आमतौर पर साधारण स्पिरिट बीस्ट नहीं, बल्कि स्पिरिट प्लांट होते हैं। वे इन पौधों को नियंत्रित कर सकते हैं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके युद्ध क्षमता वाले जीव भी बना सकते हैं। शिकारियों के पास असीम मानसिक शक्ति और विस्फोटक क्षमता होती है। इस पेशे में महारत हासिल करना बेहद कठिन है। वे हत्या के क्षेत्र के उस्ताद होते हैं। ये लोग आमतौर पर सबसे शक्तिशाली और आक्रामक युद्ध तकनीकों का ही प्रशिक्षण लेते हैं। कुछ ही लोग शिकारी के हमलों की एक बौछार को झेल पाते हैं। कवचधारी एक ऐसा वर्ग है जो उपकरणों पर अत्यधिक निर्भर करता है। उन्हें आक्रमण और रक्षा दोनों प्रकार के हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकता होती है। एक टीम के भीतर वे उपकरण उपलब्ध कराने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कवचधारी 5 वर्गों में सबसे शारीरिक रूप से मजबूत और रक्षात्मक होते हैं, और आमतौर पर सबसे धनी भी होते हैं। प्रत्येक कवचधारी शरीर को निखारने में माहिर होता है। फुफकार। जब सार्थक ने ये देखा तो वह दंग रह गया। ये है 5 वर्ग। हर वर्ग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लगता है। सार्थक को वांग परिवार के उन कवचधारी रणनीतिकारों की याद आई जिनमें मछली पकड़ने के परीक्षण में शामिल वांग बयू भी थे। उन सभी के पास एक बक्सा था। क्या वह बक्सा हथियारों को रखने के लिए था? हाँ, उस दिन जब उन्होंने हमला किया तो उसने ठंडी रोशनी की 2 चमक देखी और 2 तलवारें प्रकट हुई। तियानशुई गांव में, जहां सभी लोग लाठी का इस्तेमाल करते हैं, तलवार का इस्तेमाल करना काफी असामान्य था, जो मजबूत क्षमताओं का संकेत था। दुर्भाग्यवश फोनजे ने सार्थक को जो जैद पर्ची दी थी, वह महज एक बहुत ही बुनियादी परिचय थी। उसमें प्रत्येक पेशे के फायदे और नुकसान का विश्लेषण नहीं किया गया था, न ही यह बताया गया था कि कौन सा पेशा सबसे अच्छा है, या यूं कहें कि यह कहना मुश्किल है। सार्थक ने सीधे नीचे देखा, जहां अगले भाग में स्पिरिट गैदरर्स के लिए साधना विधियों के बारे में जानकारी थी। आध्यात्मिक ऊर्जा का संग्रहकर्ता बनने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा पर उच्च स्तर का नियंत्रण होना आवश्यक है। सबसे पहले व्यक्ति को अपने शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से जुटाने और उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। उसके बाद ही वह बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटा सकता है। बेशक इसका यह मतलब नहीं है कि आत्मा संग्राहक स्वर्ग और पृथ्वी से अनंत काल तक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर वे ऐसा कर पाते तो बाकी 4 पेशे टिक नहीं पाते, सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उन्हीं की होती।
क्या उनका इरादा सीधे समुद्र देवता बनने का था? आत्मा संग्राहक तकनीक के हर उपयोग की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सबसे पहले यह आत्मा संग्राहक की शारीरिक और मानसिक शक्ति को कम करती है और साथ ही उनकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का भी उपभोग करती है। हालांकि चूंकि आत्मा संग्राहक स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग स्वाभाविक रूप से कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। संक्षेप में, आत्माओं को इकट्ठा करने वाले सर्वशक्तिमान नहीं होते। उनकी भी सीमाएं होती हैं। जब वे अत्यधिक थक जाते हैं तो उन्हें आराम की आवश्यकता होती है। इस समय आत्माओं को इकट्ठा करने वाले सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं और दूसरों द्वारा आसानी से मारे जा सकते हैं। बेशक आत्माओं को इकट्ठा करने वाले सिर्फ आत्माओं को इकट्ठा करने की तकनीकों से कहीं ज्यादा जानते हैं। वे बादल और बारिश भी बुला सकते हैं और यहाँ तक कि शक्तिशाली आत्माओं को इकट्ठा करने वाले आकाश से बिजली भी ला सकते हैं। हालांकि सार्थक, जो एक कमजोर व्यक्ति है और जिसने अभी शुरुआत भी नहीं की है, इन सब बातों के बारे में सोच भी नहीं सकता। अभी वह सिर्फ आत्माओं को इकट्ठा करने की सबसे बुनियादी तकनीकें ही सीख सकता है। जेड स्लिप के अनुसार हर कोई अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं को महसूस कर सकता है और इन बिंदुओं को नियंत्रित किया जा सकता है। सार्थक का पहला कदम इन आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं को अलग करना है ताकि वे उसके शरीर में एकत्रित न हो, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा के उपयोग की दक्षता में भी सुधार होगा। जब वह देख रहा था, सार्थक साधना करने लगा। आभा को खोजना मुश्किल नहीं था, वो दांतियान में स्थित थी। हालांकि सार्थक ने आभा की एक हल्की सी लकीर देखी। उसने उसे खींचने की कोशिश की और दर्जनों बिंदु निकल आए। इस प्रकार उसने आभा के इन दर्जनों बिंदुओं को अपने पूरे शरीर पर धारण कर लिया। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने सार्थक के शरीर पर ऊर्जा का एक गोला देखा, जो उसके माथे से उसकी छाती तक, उसकी छाती से उसकी बाहों तक और उसकी बाहों से उसके पैरों तक फैला हुआ था। ये बच्चे बिल्कुल निराश हैं। क्यों ना आप इन्हें रोकें और फिर धीरे धीरे थोड़ा और निकाल लें। शेष आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने आप वापस जाने दें। हालांकि सार्थक की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके कान काम कर रहे थे। उसका पहला विचार था, यह क्या है? क्या आध्यात्मिक ऊर्जा अपने आप लौट रही है? इसलिए सार्थक ने तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा को रोक दिया। स्वाभाविक रूप से जैसे ही उसने रोका, आध्यात्मिक ऊर्जा वापस भागने की कोशिश करने लगी। इस क्षण सार्थक ने उसे थोड़ा और कसकर पकड़ लिया और आध्यात्मिक ऊर्जा का गोला आधा सिकुड़ गया। फिर सार्थक ने सावधानीपूर्वक उसे दोबारा रोक दिया और उसे अपने आप वापस जाने दिया। धीरे धीरे पसीने से तरबतर होकर वह अंततः लगभग 4 या 5 बिंदुओं के एक छोटे से आध्यात्मिक ऊर्जा के गोले को तोड़ने में सफल हो गया। हालांकि अंत में शायद अपर्याप्त कर्षण या लापरवाही के एक क्षण के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा के 4 या 5 बिंदु वापस भागने लगे और सार्थक उनका पीछा करने लगा। जब वह अंततः वहां पहुंचा, तब तक वह दांतियान तक पहुंच चुका था। आध्यात्मिक ऊर्जा के 4-5 बिंदु बारिश की बूंदों की तरह समुद्र में गिरे और फिर से एक साथ जमा हो गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बूढ़ा आदमी बाहर अपनी शराब पी रहा था और देख रहा था, बीच बीच में सिर हिला रहा था। अध्याय 65 सोल बीस्ट अपग्रेड। रात में चंद्रमा चमकीला था और तारे कम थे। बागान में केवल हवा में घास की सरसराहट की आवाज सुनाई देती थी। सार्थक अब भी अपने शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। उसने धीरे धीरे इस तकनीक में महारत हासिल कर ली थी और अब वह 10 में से 5 या 6 बार सफल हो जाता था और उसकी गति पहले की तुलना में कई गुना तेज थी। बूढ़े व्यक्ति को ये बात समझ आ गई थी कि यह लड़का अपने काम में इतना मग्न था कि बाहरी दुनिया से उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। वह जनजातीय आत्माओं को इकट्ठा करने वाला था। क्या आप उसे इतने बड़े बागान का प्रबंधन अकेले ही करने दे रहे हैं? अगर सार्थक इस समय होश में होता तो उसने देखा होता कि उस बूढ़े आदमी के बगल में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसे वह बहुत अच्छी तरह जानता था, जियान किन, जो हवाई अड्डे पर चेक इन क्लर्क था। बूढ़े आदमी ने कहा, उसने खुद आकर छोटे मोटे काम करने की इच्छा जताई थी, मैंने उसे आने के लिए नहीं कहा था। जियान किन, शायद उसमें आत्माओं को इकट्ठा करने की कुछ प्रतिभा है, लेकिन क्या उसमें रसायन विद्या की भी प्रतिभा है? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम इसे इस तरह से नहीं समझ सकते। इस लड़के में जबरदस्त आत्मनियंत्रण है। अच्छे आत्मनियंत्रण वाले लोग आमतौर पर रसायन विद्या या हथियार बनाने में अच्छे होते हैं। जाहिर है, मैं उसे बस एक मौका दे रहा हूं ये देखने के लिए कि इस छोटे से बागान में मौजूद हजारों बेकार आध्यात्मिक फलों से परिचित होने में उसे कितना समय लगता है। मुझे उससे रसायनज्ञ बनने की उम्मीद नहीं थी। यह उसकी किस्मत पर निर्भर करता है।
अगर वह सफल हो जाता है तो मैं उसे शहर के लाखों एकड़ में फैले बागानों में काम करने के लिए सिफारिश कर सकता हूँ, जहाँ हजारों आध्यात्मिक फल हैं। कौन जाने, शायद वह अपना नाम कमा ले। जियांग किन कुछ पल चुप रहे। मुझे लगता है कि वह युद्ध आत्मा का उस्ताद बन सकता है। वह छोटी मछलियों के कई झुंडों से बच गया, जो दर्शाता है कि उसमें एक निश्चित युद्ध क्षमता है। इस मछली पकड़ने की परीक्षा में उसने निम्न स्तर की आध्यात्मिक नस्सेली हु और शियावुशुन को अपंग कर दिया, जो इस बात को साबित करता है। बूढ़ा आदमी, बकवास। लड़ने और मारने का क्या मतलब है? क्या 10 बैटल सोल मास्टर्स एक ऐसे स्पिरिट गैदरिंग मास्टर का मुकाबला कर सकते हैं जो पहले ही मारा जा चुका है? जियांग किन कुछ पल चुप रहा। जो भी हो, मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि उसने इतनी जल्दी तरक्की कैसे की। अगर यह आध्यात्मिक शिरा परीक्षण में हुई कोई गलती नहीं थी, तो उसे किसी न किसी तरह का अवसर जरूर मिला होगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वह शरीर को निखारने की तकनीकों में काफी निपुण है, अपने साथियों और यहाँ तक कि कस्बे के सबसे प्रतिभाशाली लोगों से भी कहीं आगे है। इससे पता चलता है कि उसका भविष्य शरीर को निखारने के क्षेत्र में ही है। ... सुबह। बूढ़ा आदमी अभी भी सो रहा था, लेकिन केवल लगातार वाह 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 की आवाज ही सुनाई दे रही थी। चुप रहो, बदमाश। सार्थक खुशी से झूम उठा। दादाजी, मैंने कर दिखाया। देखिए। सार्थक ने खुद को संभाला और लगभग 7 या 8 सेकंड के बाद उसने अपनी उंगलियों पर थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित की और वह काफी अहंकारी लग रहा था। बूढ़े आदमी ने आंखें घुमाई। बस करो। आध्यात्मिक ऊर्जा को तोड़ने में ही पूरी रात लग गई, और अभी भी इतना समय लग रहा है। क्या तुम्हें शर्मनाक का मतलब भी पता है? माथा। सार्थक ने झिझकते हुए पूछा, सर, इसमें आमतौर पर कितना समय लगता है? बूढ़े व्यक्ति ने गंभीर चेहरे से कहा, जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आप आध्यात्मिक ऊर्जा को मुश्किल से ही एकत्रित कर पाते हैं, तब आप कह सकते हैं कि आप मुश्किल से ही आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित कर पा रहे हैं। एक सच्चा आध्यात्मिक ऊर्जा संग्राहक अपनी इच्छा से गति कर सकता है और आध्यात्मिक ऊर्जा सीधे बाहर निकलती है। उसे सांसों में ऊर्जा की गणना करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। सार्थक ने अपना सिर झुकाया। दादाजी, अभ्यास से ही सब कुछ सही हो जाता है। आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। बूढ़ा आदमी, तो आपको पहले अभ्यास करना चाहिए। सार्थक ने अपना सिर खुजाया। क्या स्पिरिट गैदरर बनना वाकई इतना मुश्किल है? आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं को तुरंत तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये तो वाकई चुनौतीपूर्ण है। छोड़ो इसे, ये बूढ़ा आदमी बड़ा आदमी है, चलो अभी के लिए उसकी बात मान लेते हैं। पलक झपकते ही सार्थक फिर से बैठ गया। 3 दिन बाद। सार्थक, दादाजी, मैंने कर दिखाया। हा, मैं तो जीनियस हूँ। दादाजी, मैंने कर दिखाया। जैसे ही सार्थक ने अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियों पर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक छोटा सा बिंदु प्रकट हुआ, जो हल्का सा झिलमिला रहा था। बूढ़े आदमी ने चिढ़कर कहा, अगर तुम मुझे दादाजी कहना चाहते हो तो कहो दादाजी, और अगर तुम मुझे पुराने गुरुजी कहना चाहते हो तो कहो पुराने गुरुजी। दोनों नामों के बीच अदल बदल मत करो। और तुम खुद को जीनियस कहते हो। तुम बस जीनियस हो। बात तो बस आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं को समझने की है, और तुम्हें पास होने लायक स्तर तक पहुंचने में इतना समय लग गया। क्या तुमने नहीं देखा कि मेरी शराब खत्म हो गई है? अभी जाओ और मेरे लिए थोड़ी और शराब लाओ। सार्थक बड़बड़ाते हुए बाहर निकला। इतनी परेशानी क्यों? थोड़ी धीमी थी, लेकिन काम चल गया। सार्थक को पता ही नहीं चला कि वह अभी अभी चला गया है। बूढ़े ने घबराहट कम करने के लिए जल्दी से शराब का एक घूंट लिया। वह बहुत डरा हुआ था। क्या इस लड़के की आत्मा संग्राहक बनने की प्रतिभा सचमुच इतनी प्रबल थी? उस समय आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं को विघटित करने में उसे कितना समय लगता था? ऐसा लगता था जैसे उसे आधा साल लग गया हो। ... दुनिया का सबसे बेहतरीन बारबेक्यू स्टॉल। ली गैंग और उनकी पत्नी बारबेक्यू के बादशाह बन चुके हैं। उनका बारबेक्यू का कारोबार आज भी खूब चल रहा है। हालांकि बहुत से लोग बारबेक्यू से ऊब चुके हैं और उनकी रुचि काफी कम हो गई है, फिर भी वे हर दिन पहले की तुलना में आधी बिक्री कर पाते हैं। सार्थक को मदद के लिए आते देख ली गैंग ने तुरंत कहा, ओह युवा स्वामी, हम ये काम खुद कर सकते हैं। आप इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं। सार्थक, हिलो मत, काम पर वापस जाओ। मैं यहाँ मछलियों को खाना खिलाने आया हूँ। ली गैंग। सार्थक की भौहें तन गईं और जुड़वा यिन यांग आत्मा भक्षक मछलियां प्रकट हुई। बेशक ली गैंग केवल सफेद वाली को ही देख सका। ली गैंग के होंठ फड़फड़ाए। युवा स्वामी, क्या आत्मा भक्षक मछली इन मछलियों को खाती है?
क्या ये स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती? सार्थक को अचानक याद आया, अरे हाँ, क्या आत्मा भक्षण करने वाली मछलियां आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं खाती? फिर उन्हें खुद खिलाने का क्या मतलब है? सार्थक ने तुरंत अपनी उंगलियों से दर्जनों आध्यात्मिक ऊर्जा के बिंदु भेजे, लेकिन लिटिल व्हाइट तेजी से तैरकर वहां पहुंचा और उसे एक ही झटके में निगल गया। हाँ, यह आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत जल्दी सोख लेता है। मुझे बस यह नहीं पता कि इसे हर दिन कितनी ऊर्जा देनी चाहिए। नन्हे काले, आओ और खा लो। परिणामस्वरूप सार्थक ने पाया कि छोटी काली मछली ने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बिल्कुल भी अवशोषित नहीं किया, बल्कि मछलियों के ढेर में घुस गई और जल्द ही बाल्टी में एक मछली की हड्डी दिखाई दी। अरे, लिटिल ब्लैक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं खाता, केवल लिटिल व्हाइट ही खाता है। सार्थक के मन में तुरंत एक सवाल उठा। आंकड़ों को देखने पर पता चला कि 2 मछलियों के लिए 2 डेटा पॉइंट होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ एक ही था। तो फिर जुड़वां का क्या मतलब था? क्या दोनों मछलियां एक ही आध्यात्मिक ऊर्जा साझा करती थीं? क्या उनमें से एक के पेट भर जाने पर दूसरी को भूख नहीं लगती थी? इसी विचार को ध्यान में रखते हुए सार्थक ने झटपट लिटिल ब्लैक को बाल्टी से बाहर निकाला और अपनी उंगलियों से लिटिल व्हाइट को आध्यात्मिक ऊर्जा की निरंतर धारा प्रदान करना शुरू कर दिया। 100 अंक, 200 अंक, 500 अंक, 800 अंक। सार्थक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम सुआ हो? आध्यात्मिक ऊर्जा मुफ्त में मिलती है। तुमने कुछ ही मिनटों में 800 पॉइंट आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर दी, लालची। अचानक शियाओबाई द्वारा 1000 आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने के बाद उसने खाना बंद कर दिया। इसके बजाय उसके शरीर पर एक हल्की सी चमक दिखाई दी, मानो वह थोड़ा सा बढ़ गया हो, जो लगभग न के बराबर थी। सार्थक ने तुरंत डेटा देखा। जन्मजात आत्मा का जानवर। नाम जुड़वा यिन यांग आत्मा भक्षण करने वाली मछली। परिचय ये प्राचीन और रहस्यमय यिन यांग भक्षक मछली की वंशज है। काली और सफेद मछलियां सहजीवन में एक साथ रहती हैं। सफेद मछली शांत स्वभाव की होती है, जबकि काली मछली उग्र होती है। उनकी आत्माएं सहअस्तित्व में रहती हैं और जब तक उनमें से एक जीवित रहती है, दूसरी नहीं मरती। स्तर 1, गुणवत्ता रहस्यमय। संग्रहित आध्यात्मिक ऊर्जा 1000 अंक। भोजन सर्वाहारी, सब कुछ खा सकता है। नोट, काली मछली अदृश्य होती है। केवल वे ही लोग जिनके पास स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न यिन और यांग की दिव्य दृष्टि होती है, इसे देख सकते हैं, गुरु को छोड़कर। बकवास। ली गैंग ने बारबेक्यू स्टॉल से झांकते हुए कहा, छोटे मालिक, क्या हुआ? सार्थक, अरे कुछ नहीं, आप व्यस्त हैं। सार्थक अवाक रह गया। उसने लेवल बढ़ाने के लिए 1000 आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च की थी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत 1000 हो गई थी। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं था? वो एक इंसान था, इतना बड़ा, और उसने इतनी मेहनत की थी, और अब उसके पास सिर्फ 326 आध्यात्मिक ऊर्जा बची थी। इस लेवल 1 की मछली के सामने तो वह बिल्कुल ही हारा हुआ था। हालांकि सार्थक घबराया हुआ था, फिर भी उसने लिटिल व्हाइट को बाल्टी से बाहर निकाला और उसे आध्यात्मिक ऊर्जा देना बंद कर दिया। फिर उसने लिटिल ब्लैक को बाल्टी में डाल दिया और लिटिल ब्लैक तुरंत उसमें तैरने लगी, बड़ी पीली मछलियों, छोटी सफेद मछलियों और अन्य मछलियों की ओर देखे बिना। वाह, क्या ये पूरी तरह भरे हुए हैं? सार्थक तुरंत समझ गया, ये दोनों वास्तव में एक ही थे। अगर एक मछली का पेट भरा है, तो दूसरी को भूख नहीं लगेगी। सार्थक बहुत खुश था। हालांकि उसने अभी तक दोनों मछलियों की अन्य क्षमताओं का पता नहीं लगाया था, लेकिन उन्नयन की कठिनाई और आध्यात्मिक ऊर्जा भंडारण की उच्च क्षमता को देखकर वह बेहद उत्साहित हो गया था। कुछ देर रुकने के बाद सार्थक ने अपनी खोई हुई 1000 आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लिया और फिर अपने बारबेक्यू और शराब के साथ बागान की ओर चल पड़ा। ... सार्थक दादाजी, क्या मैं आप जाकर उन आध्यात्मिक फलों के बारे में जान सकता हूँ? बूढ़ा आदमी, इतनी जल्दी क्या है? तुमने अभी रेंगना भी नहीं सीखा है और दौड़ने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम बाहर फैली आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हो? एक ऊर्जा को ग्रहण करके देखो। सार्थक का असल मकसद कुछ और ही था। वह इस पौधे को अपने ही शुद्धिकरण के कारखाने में लगाना चाहता था। क्यों? ताकि बाद में वह आसानी से इसके फल तोड़ सके और पैसे बचा सके। उसे फिर कभी उस भयानक जगह, जैसे कि बागान में, कोई छोटा मोटा काम नहीं करना पड़ेगा। दरअसल उन्होंने ऐसा पहले ही कर लिया है। लहसुन, मिर्च और अदरक जैसे मसाले भी डाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक अंकुर नहीं निकले हैं और उन्हें नहीं पता कि अंकुर निकलेंगे भी या नहीं। बूढ़े व्यक्ति से डांट खाने के बाद सार्थक दयनीय रूप से अपने प्रयोग जारी रख सका।